3 से 5 बजे ना, कहिए 3 से 5 वाले टाइम थोड़ा अव्यवस्था के कारण इधर उधर हो गया है, लेकिन क्लास वही है, मजा वही है। तो बताइए आप लोग कहाँ तक पढ़े थे? वही रेगुलर स्टूडेंट। विपिन कुमार गुप्ता, मदन कुमार, संध्या कुमारी, जो भी 3 से 5 बैच के हैं, कमेंट सब ठीक से हो रहा है? विपिन कुमार कहाँ हो रहा है? चलिए, 9 चैप्टर का क्वेश्चन बचा हुआ था, 10वां चैप्टर हो रहा है और 9 चैप्टर क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो आ जाते हैं हम 10वें चैप्टर का जो कुछ बचा उसको पढ़ लेते हैं और अगली क्लास में हम 9वां और 10वां चैप्टर का क्वेश्चन ही कर लेंगे। किसी को दिक्कत? पता है 9वां चैप्टर का क्वेश्चन नहीं करवाए थे और वो करवाना बाकी है, तो आज 10वां चैप्टर को खत्म कर ले, फिर हम क्वेश्चन देख लेंगे कल के क्लास में। कल जब भी आपकी क्लास होगी तो हम देख लेंगे कि 9वां चैप्टर का क्वेश्चन भी और 10वें चैप्टर का क्वेश्चन भी। ओके, यस यस, ठीक है दोस्तों। हम लोग एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे और एक्सक्रीशन सिस्टम के अंतर्गत हम ह्यूमन एक्सक्रीशन को देखने वाले हैं और ह्यूमन के बारे में, मानव के बारे में हमें इतना तो पता चल ही गया है अब तक की क्लास में कि मानव यूरियोपेलिक होता है, यानी मुख्य रूप से मानव किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो मानव उत्सर्जन, ह्यूमन एक्सक्रिएशन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो मानव उत्सर्जन में सबसे पहले हमें यह समझ लेना होगा, और समझ चुके हैं आप लोग कि मानव ह्यूमन यूरियोपेलिक जीव है, यूरियोपेलिक एनिमल है ह्यूमन। और ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे हम यूरियोपेलिक कहते हैं। तो मानव यूरियोपेलिक है, मानव में मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन होता है और मानव में यूरिया के उत्सर्जन के लिए अथवा मानव में उत्सर्जन के लिए एक बहुत ही विकसित एक्सक्रिएशन सिस्टम बना हुआ है, एक बहुत ही विकसित एक्सक्रिएशन सिस्टम बना हुआ है, उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है। और इस एक्सक्रिएशन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से अंग और ऊतक आते हैं इसको भी समझ लेना जरूरी है। तो पहला आता है किडनी, जो हमारे शरीर में एक जोड़ा है अर्थात इसकी संख्या 2 है। दूसरा है यूरेटर, ठीक है, यूरेटर, इसकी भी संख्या 2 है। यूरेटर को हिंदी में मूत्रवाहिनी नली कहते हैं। तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय। और चौथा है यूरेथ्रा, चौथा है आपका यूरेथ्रा यानी कि मूत्र नली, यूरेथ्रा। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र इन 4 अंगों से मिलकर बना हुआ है। मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं या कौन कौन से अंग शामिल हैं? तो मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत, मानव के एक्सक्रीशन सिस्टम के अंतर्गत एक जोड़ा किडनी है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी नली है जिसे अंग्रेजी में यूरेटर्स कहते हैं, एक मूत्राशय है यानी यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। इनमें इसकी संख्या दोस्तों एक है और इन दोनों की संख्या एक जोड़ा है। तो किडनी, या हिंदी में लिखते तो हिंदी में किडनी को किडनी कहते हैं, या किडनी के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है गुर्दा, ठीक है, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी नली। और तीसरा है मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय, और ये है मूत्र मार्ग। तो क्लियर दोस्तों, मानव के उत्सर्जन तंत्र में हर दिन इसी टाइम में क्लास नहीं होगी, फिलहाल जो टाइम आपका उसी टाइम में क्लास होगी। थोड़ा समय की व्यवस्था हो गई है लेकिन आपका क्लास ना रुके इसके लिए हम प्रयत्नशील है पूर्ण रूप से। तो आइए पहले उत्सर्जन तंत्र को समझ लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है मानव के शरीर में, और यह उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी नली, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग से मिलकर बना हुआ है। अब अगर उत्सर्जन कैसे होता है इन अंगों के माध्यम से, तो हमें सबसे पहले इस अंगों की संरचना और व्यवस्था को समझने की पड़ेगी। बिना उत्सर्जन तंत्र के अंगों की संरचना और व्यवस्था को समझे इन अंगों के द्वारा उत्सर्जन कैसे होता है ये नहीं समझ पाएंगे। तो हमें उत्सर्जन तंत्र के अंगों की संरचना और उनकी कार्यप्रणाली को पहले समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि यह उत्सर्जन तंत्र आखिर मानव शरीर से यूरिया को कैसे बाहर करता है। इन सभी अंगों में सबसे प्रमुख अंग है वो किडनी है, सबसे प्रमुख अंग जो है वो किडनी है दोस्तों। तो इसीलिए, और किडनी से ही सारी चीज जुड़े हुए हैं। ये जो अंग देख रहे हैं, यूरेटर देख रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हैं, यूरेथ्रा देख रहे हैं, ये सारे के सारे अंग जो है किडनी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? किडनी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमसे पूछे कि मानव शरीर में उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार सबसे प्रमुख अंग कौन है, तो वो सबसे प्रमुख अंग है किडनी। या ये पूछ ले कि किडनी कैसा अंग है, तो किडनी मानव शरीर में उत्सर्जन का कार्य करने वाला अंग है। इसका काम है शरीर में उत्सर्जन को अंजाम देना, और उत्सर्जन अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है जिसके अभाव में जीना संभव नहीं है, ये बात आप जान ही रहते हैं। तो आइए सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र के इन 4 अंगों में सबसे पहले किडनी को समझ लेते हैं। किडनी, हिंदी में किडनी कहते हैं। किडनी जो है दोस्तों, मानव शरीर का जो किडनी है वह सेम के बीच के समान होता है। कौन बोल रहा है? 1 सेकंड, मोबाइल को साइलेंट करते हैं। हाँ, किडनी समझते हैं। मानव शरीर का जो किडनी होता है दोस्तों, वह सेम के बीच के समान होता है। कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, सेम के बीच के समान होता है। और ये दो होता है तो एक बाएं होता है, एक दाएं होता है, एक बाएं होता है तो एक दाएं होता है। तो मानव की जो किडनी है इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, और इस तरह की आकृति को हम बोलते हैं सेम के बीच की आकृति। अगर कलर को हम देखें दोस्तों, कलर को देखें किडनी कैसा कलर का होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है दोस्तों। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है, लाल भूरा होता है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रेडिश ब्राउन होता है। तो किडनी, इसकी संख्या 2 होती है, एक दाएं होती है, एक बाएं होती है, आकृति सेम के बीच के समान होती है, और इसका रंग जो है लाल भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। अब इसकी अगर लंबाई जो है, ऊंचाई को देखें तो इसकी लंबाई जो होता है 10 से 11 सेंटीमीटर होता है।
इसकी लंबाई जो होता है 10 से 11 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई जो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर होता है और मोटाई, ठीक है, लंबाई जो है इसका 10 से 11 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई जो है दोस्तों, चौड़ाई जो है ये आपका हो गया लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई इसको देखें तो मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, वजन 120 से लेकर 170 ग्राम होता है, अगर औसत वजन बताना हो तो 140 ग्राम होता है, ठीक है, 140 ग्राम होता है। क्लियर है दोस्तों? तो किडनी, मानव की किडनी 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा, दोनों 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है और इसका औसत वजन 140 ग्राम होता है। वयस्क व्यक्ति के किडनी के एक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। औसत वजन, अगर भिन्न लोगों में देखें किडनी की क्या वजन समान होती है, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति की किडनी की संख्या, किडनी की वजन समान होती नहीं, भिन्न व्यक्तियों में किडनी का वजन 1 से 20, 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम होता है। औसत वजन 140 ग्राम होता है। वयस्क व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, बच्चों की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों, किडनी के आकृति जो हम बोले शुरुआत में कि इसकी आकृति सेम के बीच के समान होती है, लेकिन इसकी आकृति को देखो तो ये जो बाहरी आकृति है इसको उत्तल आकृति कहते हैं, क्योंकि ये उत्तल लेंस की समान की आकृति है। किडनी की बाहरी आकृति जो है उत्तल लेंस की समान है और भीतरी जो आकृति है ये दबा हुआ है और भीतरी आकृति दबा होने के कारण इस आकृति को अवतल आकृति, कॉनकेव साइज और इसको कॉन्वेक्स साइज कहा जाता है। यानी सेम के बीच के समान दिखने वाली हमारी यह किडनी, सेम के बीच के समान दिखने वाली हमारी यह किडनी की बाहरी हिस्सा उत्तल और भीतरी हिस्सा अवतल होता है। किडनी का बाहरी भाग उत्तल और भीतरी भाग अवतल होता है। ध्यान रखिएगा एक बात कि उत्तल अवतल जैसे अंदर से होगा वैसे भीतर से होगा। तो किडनी जो सेम के बीच के समान है उसका बाहरी सतह कैसा होता है तो उत्तल होता है, भीतरी सतह कैसा होता है अवतल होता है। अब आइए दूसरी चीज को समझने का हम प्रयास करते हैं। यह है किडनी आपका और यह आपका दूसरी तरफ की किडनी। अब इसको समझिए कि बाहरी सतह इसका उत्तल अवतल आप तो समझ गए। ये जो इसके अवतल सतह पर, अवतल सतह का जो ये दबा हुआ भाग है इसको हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। ये भी हाइलम है, यानी कि किडनी के अवतल सतह पर, अवतल सतह का दबा हुआ भाग, किडनी के अवतल सतह के दबे हुए भाग को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। अब हाइलम में अगर आप आइएगा तो ये आकृति आपको, ये आकृति जो है आपको कैसी दिखाई पड़ रही है? एक कीप के समान दिखाई पड़ रही है। ये आकृति आपको कैसी दिखाई पड़ रही है? एक कीप के समान आकृति दिखाई पड़ रही है और इस कीप के समान आकृति को पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। किडनी के अवतल दबे हुए भाग को हाइलम कहते हैं और हाइलम के पीछे जो एक कीप के समान संरचना दिख रहा है ये वाला इलाका, इसको पेल्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेल्विस कहा जाता है। अब अगर भीतरी भाग को देखें दोस्तों, तो अगर भीतरी भाग में देखें तो भीतरी भाग में एकदम शंकु की समान संरचना दिखाई पड़ती है। अगर किडनी को बीचों बीच काटकर उसके भीतरी या कहिए पेल्विस के बाद वाले भाग को देखें तो एकदम शंकु के समान संरचना दिखाई पड़ती है और इन शंकु के समान जो आप संरचनाएं देख रहे हैं, इन शंकु के समान संरचनाएं को पिरामिड ऑफ किडनी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पिरामिड ऑफ किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिरामिड ऑफ किडनी कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। अब जब इस आकृति को आप समझ गए, इसे पिरामिड ऑफ किडनी कहा जाता है, तो किडनी के इस भाग के कारण किडनी के अंदर से दो स्पष्ट भाग बन गया है। इस पिरामिड्स ऑफ किडनी के कारण, इस पिरामिड्स ऑफ किडनी के कारण, इस पिरामिड्स ऑफ किडनी के कारण किडनी के भीतर में दो स्पष्ट भाग बन गए। किडनी के भीतर में दो स्पष्ट भाग बन गए हैं। इस भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, इस भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं और इस भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। किडनी के भीतर, किडनी के भीतरी हिस्से दो स्पष्ट भागों में बटे होते हैं। किडनी के भीतरी हिस्से दो स्पष्ट भागों में बटे होते हैं, जिसमें बाहरी एरिया को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। भीतरी एरिया को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इतनी आकृति को आप समझ गए हैं। दबे किडनी के अवतल सतह के दबे हुए भाग को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलम के पीछे जो कीप के समान आकृति बनती है उसे पेल्विस कहते हैं। पेल्विस वाले भाग के भीतर जो शंकु के समान संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पिरामिड ऑफ किडनी कहते हैं। पिरामिड ऑफ किडनी संरचना के कारण किडनी भीतर से दो स्पष्ट भागों में नजर आती है, जिसमें बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। अब आइए दोस्तों कि किडनी के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत भी होता है। ये पूरे किडनी के ऊपर एक झिल्लियों की सुरक्षात्मक परत होता है। झिल्ली नहीं, संयोजी ऊतक का बना, संयोजी ऊतक का बना एक सुरक्षात्मक परत जड़ी होती है किडनी के भीतर। दोस्तों किडनी के ऊपरी भाग पर सुरक्षा के लिए, किडनी के ऊपरी भाग पर सुरक्षा के लिए एक परत जड़ी होती है और यह परत संयोजी ऊतक का बना होता है। इस पर भी दोनों पर, ठीक है, दोनों ही किडनी को बाहरी आघात से सुरक्षा देने हेतु, दोनों ही किडनी को बाहरी आघात से सुरक्षा देने हेतु इस पर झिल्ली की एक परत जड़ी होती है और इस परत को क्या कहते हैं? इस परत को कहते हैं कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल क्या है? तो संयोजी ऊतक का बना एक ऐसा लेयर है जो किडनी के ऊपरी भाग को घेरे रहती है और उसे बाहरी आघातों से बचाती है और उसे बाहरी आघातों से बचाती है और उसे बाहरी आघातों से बचाती है। क्लियर हो गया दोस्तों? और ऐसा ही सुरक्षात्मक परत अर्थात कैप्सूल का परत इसके ऊपर भी है। तो इतनी सारी संरचनाएं को आप समझ गए हैं। अगर इतनी सारी संरचनाएं को समझ गए हैं, अब आप आते हैं अगली संरचना पर। अब आइए कि दोनों ही किडनी से एक नली निकलती है। दोनों ही किडनी से एक नली निकलती है और यह नली एक थैली के समान संरचना से जुट जाती है और थैली के समान संरचना से जब ये जुट जाती है तब इसे कहते हैं। दोनों ही किडनी से एक एक नली निकलती है। इसी नली का नाम है दोस्तों, इसी नली का नाम है यूरेटर। इसी नली का नाम क्या है? यूरेटर, या हिंदी में दोस्तों मूत्रवाहिनी नली, मूत्रवाहिनी नली। तो किडनी के इस दबे हुए भाग को हम क्या कहे थे दोस्तों? इस दबे हुए भाग को हम हाइलम कहे थे। इस दबे हुए भाग को क्या कहते हैं? हाइलम कहे थे। तो किडनी के हाइलम वाले भाग से निकली नली जो नीचे की तरफ जाती है वह मूत्रवाहिनी नली होती है और दोनों ही किडनी से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है और नीचे में आकर जिस थैली के समान संरचना से जुट जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। और मूत्राशय के आगे दोस्तों ये यूरेथ्रा यानी कि मूत्र नली हो गया, जिसके माध्यम से शरीर से मूत्र बाहर आ जाएगा। तो क्लियर है? ये संरचना को आप समझे कि नहीं समझे? किडनी के हाइलम वाले
भाग से निकली नली जो नीचे की तरफ एक थैली नुमा संरचना से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे यूरेटस कहते हैं। यूरेटर जिस थैली नामक संरचना से जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर के आगे का रास्ता जिसे मूत्र शरीर से बाहर जाएगा उसे क्या कहते हैं? उसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये संरचना आप समझ गए दोस्तों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगली संरचना पर आते हैं, एक एक करके हम संरचना को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम पुनः सारी संरचना को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए दोस्तों दूसरी संरचना को समझने के लिए, यह है हमारी किडनी जो सेम के बीच की समान है। अब इस किडनी के हाइलम वाले भाग से, हाइलम वाले भाग से ही दो एक नली प्रवेश करती है, एक नली प्रवेश करती, एक रक्त नली प्रवेश करती है और एक रक्त नली जो है बाहर निकलती है। दोनों ही किडनी में एक रक्त नली प्रवेश करती है, एक रक्त नली प्रवेश करती है और एक रक्त नली क्या होती है? बाहर निकलती है। दोनों ही किडनी के हाइलम वाले भाग में एक रक्त नली प्रवेश करती है जबकि एक रक्त नली बाहर निकलती है। एक रक्त नली प्रवेश करती है, एक रक्त नली बाहर निकलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किडनी के हाइलम वाले भाग में ही एक और संरचना पहले देख चुके हैं, आप इस संरचना को समझिए। किडनी के हाइलम वाले भाग में ही एक रक्त नली अंदर जाती है और एक रक्त नली बाहर जाती है। अब जो रक्त नली अंदर जाती है उसको कहते हैं रीनल आर्टरी, या हिंदी में से क्या कहते हैं? वृक्क धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क धमनी कहते हैं। और जो नली हाइलम वाले भाग से बाहर निकलती है उसे कहते हैं रीनल वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल वेन कहते हैं, यानी कि वृक्कशिरा। वृक्कशिरा वो रक्त नली जो किडनी के हाइलम वाले भाग में प्रवेश करता है वो वृक्क धमनी है, और हाइलम वाले भाग से जो रक्त नली बाहर निकलती है वो वृक्कशिरा है। यानी वृक्क धमनी अंदर जाती है और वृक्कशिरा बाहर निकलती है। अब ये दोनों अंदर बाहर जो आ जा रही है, इसका क्या काम है? वृक्क धमनी का काम है, वृक्क धमनी का काम है दोस्तों कि यूरिया युक्त रक्त को किडनी में पहुंचाना, यूरिया युक्त रक्त को किडनी में पहुंचाना। ये काम किसका है? ये वृक्क धमनी का है। और वृक्कशिरा का क्या काम है? वृक्कशिरा का काम है साफ रक्त। यहाँ पर साफ रक्त मतलब यूरिया निकला हुआ रक्त। आपको पहले पता है कि मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जनीय पदार्थ कौन है? यूरिया है। ये यूरिया कहाँ रहता है? ब्लड में। ब्लड से यूरिया को अलग करना ही काम है किसका? किडनी का। तो किडनी में यूरिया युक्त ब्लड को लेकर कौन जाता है? तो रीनल आर्टरी वृक्क धमनी जाता है। और किडनी के अंदर रक्त से यूरिया बाहर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है उस पर हम तुरंत चर्चा करेंगे। लेकिन वृक्क धमनी जो यूरिया युक्त रक्त लेकर किडनी में गया है, वहां किडनी के भीतर उस रक्त से यूरिया को निकाला जाता है। उसके बाद साफ रक्त लेकर बाहर कौन आता है? तो वृक्कशिरा आता है। तो इन दोनों रक्त नली का क्या काम है? वृक्क धमनी का काम है यूरिया युक्त रक्त को किडनी में पहुंचाना, और वृक्कशिरा का काम है बिना यूरिया युक्त अर्थात साफ रक्त को लेकर बाहर निकलना, साफ रक्त को लेकर बाहर निकलना। दोस्तों तो मुझे लगता है कि आप किडनी के सारे संरचना को समझ लिए होंगे, लेकिन मेन संरचना को अभी समझना बाकी है दोस्तों। ठीक चल रहा है? चलिए रिकॉर्डेड कर रहा है, कोई रिकॉर्डेड चल, रिकॉर्डेड नहीं चला दोस्तों, 100% लाइव चल रहा है। आइए दोस्तों एक बार पुनः सारी संरचना को हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि आप समझे कि नहीं समझे। आइए एक बार देखते हैं। समझिएगा दोस्तों, चलिए तो संपूर्ण संरचना आपके सामने में है, किडनी की संपूर्ण संरचना आपके सामने में है। क्या बताइए इन संपूर्ण संरचना को आप समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन है किडनी क्यों फेल हो जाती है, पहले किडनी को समझ तो ले। पहले ये समझते हैं किडनी पास कैसे होगा, फिर जैसे पास होगा वैसे नहीं हुआ तो क्या होगा? निश्चित तौर पर फेल हो जाएगा दोस्तों। तो पास करने का नियम समझ लीजिए, फेल करने का नियम आप यहाँ पता चलेगा। तो किडनी की सारी संरचना आपके सामने में है। क्या इन सारी संरचना को आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो एक बार फिर से बता रहे हैं। पहले तो किडनी दो है, इसकी चौथी आपको बता ही दिए, वजन बता ही दिए हैं। अब इनकी संरचना का मुख्य भाग, बाहरी भाग को कहते हैं क्या? कॉर्टेक्स। क्लियर? भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। क्लियर है? बाहरी सतह क्या है? उत्तल है। भीतरी सतह क्या है? अवतल है। क्लियर? ये तो मूत्रवाहिनी नली है, ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है। ठीक है, काला वाला जो बाहर निकल रहा है वो वृक्कशिरा है, जो अंदर जा रहा है वो वृक्क धमनी है। ये पिरामिड ऑफ किडनी है, ये पिरामिड ऑफ किडनी है दोस्तों, पिरामिड ऑफ किडनी है। ठीक है, ये आपका पिरामिड ऑफ किडनी है। ये हो गया आपका वृक्कशिरा। ठीक है, ये हुआ आपका वृक्कशिरा और ये हुआ आपका वृक्क धमनी। ये क्या हुआ आपका? वृक्क धमनी हो गया। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपको मूत्रवाहिनी नली। ठीक है, मूत्रवाहिनी नली हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? मूत्राशय हो गया, और नीचे में मूत्र मार्ग है। तो इतनी संरचना को अगर हम समझ चुके हैं तो बताइए आप लोग, आवाज नहीं जा रही है? आवाज जा रही है ना? उस लड़का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए को हो रहा है। चलिए बताइएगा आप लोग सारी संरचना को समझे कि नहीं समझे? ओके ठीक है, अब आप संरचना को समझ गए तो ये आपका मूल संरचना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि किडनी के कार्य क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। किडनी के क्या कार्य है? किडनी का कार्य है उत्सर्जन को अंजाम देना, यानी उत्सर्जन करने वाले जो प्रमुख अंग है मानव शरीर में वो कौन है? वो किडनी है। तो किडनी का क्या काम है? किडनी का पहला काम है दोस्तों, पहला काम है रक्त से यूरिया को अलग करना, रक्त से यूरिया को अलग करना, रक्त से यूरिया को अलग करना। और दूसरा काम है दोस्तों,
दूसरा काम है मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना। तो उत्सर्जन करने वाले प्रमुख अंग किडनी कौन से काम करते हैं? तो सीधा सीधा बताना होगा, तो सीधे बता देंगे कि उत्सर्जन का काम होता है किडनी के द्वारा। तो उत्सर्जन के कार्य को अगर विस्तार से बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो किडनी के दो मुख्य कार्य है, रक्त से यूरिया को अलग करना। आप जानते हैं कि मानव यूरियोपेलिक एनिमल है, तो मानव में यूरिया का उत्सर्जन करता है और मानव का यूरिया रहता कहाँ है? तो उसके रक्त में, और रक्त में यूरिया की औसत मात्रा 18 से 38 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होनी चाहिए। लेकिन हमारे शरीर में लगातार ये बनते रहते हैं, तो जो अगर रक्त में इतना यूरिया है तो ये संतुलित मात्रा है यूरिया का रक्त में, ठीक है। रक्त में अगर यूरिया की मात्रा 18 से 38 मिलीग्राम प्रति 100 ml है तो यह संतुलित मात्रा है यूरिया का। लेकिन दैनिक कार्यों में यूरिया बनते रहते हैं और मात्रा बढ़ती रहती है, तो यूरिया का बढ़ा हुआ मात्रा कहाँ आ जाता है? रक्त में। फिर यूरिया युक्त रक्त किडनी में जाता है, किडनी रक्त से यूरिया को अलग करता है और फिर जो यूरिया अलग हुआ है तो उसके साथ साथ किडनी मूत्र का भी निर्माण करता है, ठीक है ना। मूत्र का निर्माण को आप ओस्मो रेगुलेशन में रख सकते हैं, ओस्मो रेगुलेशन में रख सकते हैं। ओस्मो रेगुलेशन हम समझाए हुए थे क्या है, ओस्मो रेगुलेशन में रख सकते हैं। और रक्त से यूरिया का अलग होना मेन एक्सक्रिएशन का कार्य है, उत्सर्जन का कार्य है। तो अब बताइए कि शुरुआत में हमको बताया था, आपको बताया था कि मानव शरीर में उत्सर्जन और ओस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। कैसे साथ साथ चलती है? तो यही पर आप समझने का प्रयास कीजिए। किडनी का काम है रक्त से यूरिया को अलग करना, ये काम कर दिया। अब जो यूरिया अलग हुआ है वो कहां जाएगा? तो वो जाएगा दोस्तों जल में, और यूरिया युक्त जल ही वास्तव में क्या होता है? मूत्र होता है। तो किडनी के द्वारा दो काम एक साथ चलते हैं, एक कि रक्त से यूरिया को अलग करता है, दूसरा वो मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र का निर्माण कैसे होता है? अतिरिक्त जल की मात्रा से मूत्र का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त जल की मात्रा से मूत्र का निर्माण होगा। अगर शरीर में पर्याप्त कमी है जल की तो मूत्र बनना बंद हो जाएगा, बहुत ही गति से बनेगा दोस्तों। तो ये जो मूत्र का निर्माण हो रहा है किडनी के द्वारा, ये ओस्मो रेगुलेशन का काम है, रक्त से यूरिया अलग हो रहा है, ये उत्सर्जन का काम है, और ये दोनों काम एक साथ एक अंगों के द्वारा अंजाम दिए जा रहे हैं, और वो अंग का है किडनी। तो किडनी के कितने काम है? दो मुख्य काम है, रक्त से यूरिया को अलग करना और उस यूरिया को मूत्र में डाल देना। और जब हम फिर मूत्र त्याग कर देंगे दोस्तों तो हमारे शरीर से यूरिया बाहर आ जाएगा और उत्सर्जन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो किडनी के यही दो मुख्य काम है। अब समझना है दोस्तों कि किडनी के ये दो मुख्य काम कैसे संपन्न होते हैं, किडनी के ये दो मुख्य काम कैसे संपन्न होते हैं। तो दोस्तों आप ये संरचना देख रहे हैं किडनी को, किडनी में यूरिया युक्त रक्त लेकर कौन जाता है? वृक्क या रीनल आर्टरी, और यूरिया युक्त रक्त लेकर किडनी में जाता है, तो यूरिया युक्त रक्त से यूरिया को अलग कौन करता है? फिर मूत्र कैसे बनता है? तो ये दोनों ही कार्य किडनी के भीतर पाए जाने वाले सूक्ष्म संरचनाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। और किडनी के भीतर पाए जाने वाले सूक्ष्म नली आकार की संरचना को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन रहते हैं, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन रहते हैं। और ये नेफ्रॉन जो है ये नली के समान संरचना है, नली के समान संरचना है। और यह नेफ्रॉन की अगर व्यास, नली समान संरचना का अगर हम व्यास देखें तो ये व्यास होता है 20 से 60 माइक्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। और इस नेफ्रॉन की नली की जो लंबाई होती है वह 3 से 3.5 सेंटीमीटर होती है, 3 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। तो किडनी के कितने कार्य हैं? दो प्रमुख कार्य हैं, रक्त से यूरिया को अलग करना, मूत्र का निर्माण करना। और किडनी के द्वारा ये दोनों ही कार्य संपन्न होते हैं किडनी के भीतर पाए जाने वाली ढेर सारी सूक्ष्म सूक्ष्म नली आकार की संरचना से। ये इतने सूक्ष्म नलियां हैं दोस्तों कि केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दे सकते हैं, इतनी सूक्ष्म संरचना है नेफ्रॉन। और दोनों ही कार्य किडनी के इसी नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होता है। और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। ये पूरी नली आकार की संरचना है जिसका व्यास 20 से 60 माइक्रोमीटर और लंबाई 3 से 3.5 सेंटीमीटर होती है नेफ्रॉन की। चूंकि किडनी की सारी कार्य इसी नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होता है, इसीलिए किडनी का फंक्शनल यूनिट, ठीक है, किडनी का फंक्शनल यूनिट यानी कि क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। और किडनी की संपूर्ण संरचना, भीतरी संपूर्ण संरचना जो कार्य कर रही है वो नेफ्रॉन के द्वारा ही तैयार हो रहा है। किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, यानी कि भीतरी संरचना, मुख्य रूप से कार्य करने वाली संरचना वो किडनी के नेफ्रॉन के द्वारा तैयार हो रहा है। इसलिए हम इसे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, फार्मूला नहीं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। तो यह जो नेफ्रॉन, जो नली आकार की संरचना है, यह इतने महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं किडनी के, इन्हें किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। किडनी की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाला, रचनात्मक यानी संरचना को निर्मित करने वाला। और ये दोनों ही काम, कार्य वाला तो पूरा का पूरा काम इसी नेफ्रॉन के द्वारा हो रहा है। संरचना बनाने में और कुछ का योगदान है, लेकिन मुख्य संरचना, कार्य करने वाली संरचना जो है किडनी की, वे किसके द्वारा बन रहे हैं? वे नेफ्रॉन के द्वारा बन रहे हैं। तो किडनी के सारे कार्य, किडनी की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं दोस्तों। अब नेफ्रॉन जो वो कार्य करते हैं, कार्य आपके पास क्लियर है कि क्या कार्य करते हैं? नेफ्रॉन जो ये कार्य करते हैं, इसके लिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं क्योंकि सारा दारोमदार नेफ्रॉन पर ही है। यही किडनी की रचनात्मक इकाई भी है, क्रियात्मक इकाई भी है। तो आइए नेफ्रॉन को समझते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? बताइएगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अविनाश पांडे रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, क्या दिक्कत है? मूत्र में ब्लड आना किसकी खराबी का संकेत है? दोस्तों किडनी का खराबी है दोस्तों। पहले आइए समझ लेते हैं। विपिन कुमार गुप्ता, सरोज कुमार यादव, ठीक है, सबका आ रहा है, तेज पढ़ा रहे हैं। तेज कहाँ? आपका कमेंट देखकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं नेफ्रॉन की संरचना का। नेफ्रॉन की संरचना को समझने का कोशिश कीजिएगा और कॉपी निकाल लीजिएगा, बना लीजिएगा तो और भी अच्छा है, लेकिन समझ लीजिएगा तो वो सबसे बेहतर है। आइए नेफ्रॉन की संरचना को समझते हैं। नेफ्रॉन के सबसे ऊपरी भाग को देखिए दोस्तों, तो सबसे ऊपरी भाग में एक कप के समान संरचना होती है, एक कप के समान संरचना होती है, कप के समान संरचना होती है। फिर ये संरचनाएं थोड़ा दूर
कुछ घुमावदार संरचना की तरह हो जाती है, और फिर ये नीचे की तरफ बढ़ती है और फिर एक लूप बनाते हुए एकदम नली आकार की संरचना, एक लूप बनाते हुए फिर ऊपर उठती है, और फिर थोड़ा मुड़ती है और जा करके एक नली में जुट जाती है। ठीक है, मोटा मोटी आप रखिए, ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इसको थोड़ा कल्टीवेटेड कर देते हैं। अगर किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को माइक्रोस्कोप लेकर देखे तो कैसा दिखेगा? बस जैसा आपको बनाए हैं करीब करीब ऐसा ही दिखेगा। तो बना भी नहीं सकते हैं, लेकिन करीब करीब इस तरह से ही दिखता है दोस्तों। तो नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है ये आपके सामने में है, और एक किडनी में इस तरह की 10 लाख संरचना है दोस्तों। ये जो संरचना हम बनाए हैं आपके सामने में, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी ये संरचना नेफ्रॉन की माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई देगी दोस्तों। अब इन संरचना के भागों को समझिए दोस्तों, भिन्न नामों को समझिए। ये जो नेफ्रॉन में आपको कप के समान आकृति दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं वेमेन कैप्सूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वेमेन कैप्सूल कहते हैं। ये जो थोड़ा आपको कुंडलित, इस संरचना को कहते हैं कुंडलित, ठीक है, कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रोक्सिमल कुंडलित को अंग्रेजी में कॉइल्ड भी आप कह सकते हैं, नलिका मतलब ट्यूबवेल्स, तो प्रोक्सिमल कॉइल्ड ट्यूबवेल्स। अब ये जो लूप के समान संरचनाएं देख रहे हैं, इस लूप के समान संरचना को हेल्ले का लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्ले का लूप कहते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, इस वाला को हमने क्या बोला? समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब इस वाला को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दूरस्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। अंग्रेजी में इसे डिस्टल कॉइल्ड ट्यूबवेल्स, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो देख रहे हैं, ये नली, इस नली को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं संग्राहक नली। क्या कहते हैं दोस्तों? संग्राहक नली कहते हैं। तो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में हम बांटते हैं। नेफ्रॉन के पूरी संरचना को हम 4-5 भागों में बांट सकते हैं। नेफ्रॉन में जो कप के समान संरचनाएं हैं, उसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल के नीचे जो कुंडलित संरचना है उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका या अंग्रेजी में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल्स कहेंगे। ये जो लूप के समान संरचना है इसे हेल्ले का लूप कहेंगे। ये जो दूसरा हेल्ले के लूप के बाद जो कुंडलित संरचना है, कॉइल्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका, याद रखिएगा। बोमेन कैप्सूल के नीचे में समीपस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नली के नीचे में दूरस्थ कुंडलित नलिका है नेफ्रॉन का। और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट हो गया। क्लियर है दोस्तों? लूप ऑफ हेल्ले डिवाइड इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, बिल्कुल सही। लूप ऑफ हेल्ले को आप 2 भागों में, प्रोक्सिमल, ठीक है, और डिस्टल 2 भागों में हम बांट सकते हैं। तो एक नेफ्रॉन के संपूर्ण संरचना को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके 5 भाग होते हैं, और 5 भाग आप समझ चुके होंगे। और 5 भाग नहीं समझे तो एक बार पुनः समझिए कि कप के समान आकृति को बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल के नीचे कुंडलित संरचना को समीपस्थ कुंडलित नलिका, और ये लूप के समान संरचना को हेल्ले लूप, इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका, और जहां नेफ्रॉन की नली अंतिम रूप से जुड़ी हुई है उसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अंतिम नली जहां जुड़ा हो उसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और किडनी के सारे कार्य, किडनी के 2 ही मुख्य कार्य है, और ये दोनों ही मुख्य कार्य अर्थात किडनी के सारे कार्य इसी नेफ्रॉन में संपन्न होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? तो आइए दोस्तों एक बार फिर से समझने का हम प्रयास करते हैं। अब आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझ ही गए हैं, और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं? इतनी तो समझ लेंगे। ये बोमेन कैप्सूल है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हेल्ले का लूप, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये संग्राहक नली है। अब आप आइए कि वृक्क के अंदर वृक्क धमनी यहां आती है, और यहां से वृक्क शिरा बाहर निकलती है। तो ये जो धमनी है, ये धमनी है दोस्तों। ये क्या है? धमनी है। तो किडनी का जिसे वृक्क धमनी या रीनल आर्टरी आप कह सकते हैं, और ये क्या है? ये शिरा है। तो होता क्या है कि धमनी जो है दोस्तों, यहां पर आकर के धमनी जो है इस बोमेन कैप्सूल में आकर के सूक्ष्म केश नलियों का जाल बनाता है। ठीक है, सूक्ष्म केश नलियों का क्या बनाता है? जाल बनाता है। सूक्ष्म केश नलियों का जाल बनाता है, और इस केश नलियों के जाल को ग्लेमेरुलस कहते हैं। तो क्या हुआ कि किडनी के भीतर जो वृक्क धमनी प्रवेश किया, वो वृक्क धमनी प्रत्येक नेफ्रॉन के वृक्क धमनी की कई शाखाएं बनती है वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर। और ये जो धमनी है किडनी के अंदर कई शाखाओं में विभक्त होती है, और कई शाखाओं में विभक्त नली प्रत्येक नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में जाकर केश नलियों का जाल या गुच्छा बनाती है। धमनी कई भागों में बट करके नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में जाकर जो केश नलियों का जाल के समान संरचनाएं बनाती है, इस जाल के समान संरचनाएं को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब फिर ग्लोमेरुलस की केश नलियां आपस में जुट करके अब वो फिर किससे जुड़ जाती है? किससे? शिरा से जुड़ जाती है। तो फिर किससे जुड़ गया? शिरा से जुड़ गया। और यहाँ पर आपका आ रहा है यूरिया युक्त रक्त, इस धमनी के द्वारा आ रहा है, और यहाँ पर सफाई का काम चलता है। अब फिर शिरा से दोस्तों साफ रक्त यानी बिना यूरिया वाला रक्त आगे फिर बाहर निकल जाता है किडनी का। तो किडनी के प्रत्येक नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में धमनी की शाखाएं प्रवेश कर केश नलियों का जाल बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और वास्तव में रक्त से यूरिया अलग होने का कार्य इसी ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। और फिर ग्लोमेरुलस आगे शिरा से जुट जाती है। अब ध्यान दीजिए कि ग्लोमेरुलस का
जो सिरा, ग्लोमेरुलस का जो सिरा धमनी से लगा रहता है उसे कहते हैं एफेरेंट, एफेरेंट आर्टियोल कहते हैं। और ग्लोमेरुलस का जो सिरा, जो भाग सिरा से जुड़ा होता है उसे कहते हैं एफेरेंट, एफेरेंट आर्टियोल। क्या कहते हैं? एफेरेंट आर्टियोल। ध्यान लीजिएगा, ग्लोमेरुलस का एक भाग सिरा से लगा हुआ है और एक भाग धमनी से लगा हुआ है। तो ग्लोमेरुलस का जो हिस्सा धमनी से लगा हुआ है उसे एफेरेंट आर्टियोल कहते हैं, और ग्लोमेरुलस का जो सिरा सिराओं से अंततः लगा हुआ है उसे इफेरेंट आर्टियोल कहते हैं। ठीक है, धमनी से जुड़ा एफेरेंट और सिरा से जुड़ा एफेरेंट हो गया। तो दोस्तों ये समझना, आप समझिए, एक बार पुनः समझिए कि किडनी के भीतर यूरिया युक्त रक्त लेकर किडनी वाला धमनी प्रवेश करती है, रीनल आर्टरी प्रवेश करती है। रीनल आर्टरी यानी कि वृक्क धमनी किडनी के भीतर कई शाखाओं में बंटकर धमनी के किडनी के प्रत्येक नेफ्रॉन के डोमेन कैप्सूल में जाकर केस नलियों का गुच्छा बनाती है। केस नलियों के गुच्छा को ग्लोमेरुलस कहते हैं। और रक्त से यूरिया अलग है, रक्त से यूरिया अलग होने का कार्य इसी ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। दोस्तों इसी ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। ग्लोमेरुलस क्या है? केस नलियों का जाल है जो वास्तव में धमनी से बना है, लेकिन वहीं पर इसका एक सिरा धमनी से जुड़ जाता है, दूसरा सिरा कौन जुड़ जाता है? सिरा जुड़ जाता है। तो धमनी वाला को कहिएगा एफेरेंट आर्टियोल और सिरा वाला जो लगा उसे एफेरेंट आर्टियोल कहेंगे। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। तो किडनी के कार्य, प्रत्येक कार्य दोस्तों इसी नेफ्रॉन में संपन्न होता है। कितने कैसे संपन्न होता है? तो 3 स्टेप में जाकर संपन्न होता है, 3 स्टेप में जाकर संपन्न होता है। पहला स्टेज है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किडनी का कार्य किडनी के नेफ्रॉन में संपन्न होता है। कैसे संपन्न होता है? 3 स्टेप में संपन्न होता है। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कहां पर होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ग्लोमेरुलस में? तो जैसे धमनी से यूरिया युक्त रक्त नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है, तो यहां पर क्या होता है कि उच्च दाब से रक्त से ये क्या निकाल देता है? यूरिया को निकाल देता है। किसको निकाल देता है? यूरिया को निकाल देता है। रक्त से किसको निकाल देता है? यूरिया को निकाल देता है। और किसको निकाल देता है? ग्लूकोज को निकाल देता है। और किसको निकाल देता है? रक्त प्लाज्मा में जो जल है उसको भी बाहर निकाल देता है। और किसको नहीं निकाल पाता है? तो आप रक्त में आप जानते थे कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कार्य करने के, किडनी के कार्य करना, किडनी के कार्य किडनी के नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होते हैं 3 स्टेप में, जिसमें पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ दोस्तों? इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कहां? तो ग्लोमेरुलस में। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ग्लोमेरुलस क्या करता है? तो जैसे ही ग्लोमेरुलस में यूरिया युक्त रक्त आता है धमनी के माध्यम से, ग्लोमेरुलस रक्त से यूरिया को अलग कर देता है, ग्लूकोज को अलग कर देता है, जल को अलग कर देता है। अलग किसको नहीं कर पाता है? प्रोटीन को नहीं कर पाता। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ग्लोमेरुलस रक्त से रक्त के प्रोटीन को अलग नहीं कर सकता है, रक्त से रक्त के प्रोटीन को अलग नहीं कर सकता है। अब रक्त से यूरिया ग्लूकोज जो जल निकला वो आ गया कहां? वो आ गया है अब इस नली में। ठीक है, यूरिया ग्लूकोज जल निकलकर आ गया कहां? नीचे आ गया दोस्तों। कहां आ गया? नीचे। और रक्त चला गया कहां? सिरा में। और सिरा से किडनी के बाहर। अब ध्यान दीजिए कि ग्लोमेरुलस जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कर देती है, तो इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से न सिर्फ रक्त के यूरिया अलग होते हैं, बल्कि अन्य कई उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज और जल, ये शरीर के लिए उपयोगी है। जल अगर ज्यादा मात्रा में शरीर में नहीं है तो फिर वो जल भी उपयोगी है। लेकिन होता क्या है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान न सिर्फ रक्त से यूरिया अलग होता है, बल्कि रक्त से कई उपयोगी पदार्थ भी अलग हो जाते हैं। और वो सारे उपयोगी पदार्थ रक्त यूरिया के साथ साथ सारे उपयोगी पदार्थ ग्लोमेरुलस से आ जाते हैं डोमेन कैप्सूल के नीचे और इस नली में प्रवेश कर जाते हैं। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद रक्त तो चला गया सिरा में, रक्त से जो सब अलग हुआ है वो अब इस हल्के के लूप की तरफ आ जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या तैयार होता है दोस्तों? दूसरा स्टेप तैयार होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है दोस्तों कि जो रक्त से उपयोगी पदार्थ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान निकला है, जो उपयोगी पदार्थ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान रक्त से निकला है, वो उपयोगी पदार्थ इन नलियों में अवशोषित कर लिए जाते हैं। उपयोगी पदार्थ का इन नलियों में अवशोषित होना ही क्या कहलाता है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है ना, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो दूसरा स्टेप में क्या होता है कि यूरिया को छोड़ दीजिए, यूरिया उपयोगी पदार्थ नहीं है, उसका अवशोषण इन नलियों में नहीं होगा, लेकिन ग्लूकोज निकला है तो उसका अवशोषण इन नलियों में होगा। अतिरिक्त जल का भी अवशोषण इन नलियों में होगा, क्योंकि जल भी बहुत ज्यादा निकल जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान रक्त प्लाज्मा से। इसीलिए जो उपयोगी पदार्थ है वो नेफ्रॉन के इन नलियों में अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित कौन नहीं होता है? तो अनुपयोगी पदार्थ, हानिकारक पदार्थ यूरिया, या यूं कहिए कि यूरिया कुछ जल को छोड़कर सारा पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं इन नलियों में। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो कुछ भी निकला था रक्त से, उसका 99% भाग पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन प्रक्रिया में। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन प्रक्रिया में यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ग्लोमेरुलस जितना कुछ निकाला उसका 99% भाग पुनः अवशोषित हो गया, और 1% जो बच गया उसमें मुख्य रूप से जल रहते हैं और क्या रहते हैं? यूरिया रहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण यूरिया का ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। यानी रक्त से जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान यूरिया निकलता है तो क्या यूरिया की कुछ मात्रा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन केवल और केवल उपयोगी पदार्थ और जल का होता है, वो भी संपूर्ण जल का नहीं। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन 99% पदार्थों का हो जाता है, और जो 1% बचता है उसमें जल होता है, यूरिया होता है, और यही क्या होता है दोस्तों? यही मूत्र होता है। और तीसरा स्टेप, पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उस दौरान क्या हुआ? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब ध्यान दीजिए कि इस नली में जो कोशिकाएं रहती है वो उपयोगी पदार्थ को तो अवशोषित कर ही लेती है, यानी कि नेफ्रॉन की इन नलियों की कोशिकाएं उपयोगी पदार्थों को तो अवशोषित करते ही करते हैं, उसके अलावा वो कुछ पदार्थों को स्रावित भी करते हैं। नेफ्रॉन के नलियों के द्वारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो कुछ आयन, जो कुछ मिनरल का पुनः बाहर निकालते हैं या सेक्रेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं। यानी ट्यूबुलर सेक्रेशन के दौरान ये नेफ्रॉन की नलियां कुछ पदार्थ को अपने कोशिकाओं से बाहर निकालते हैं, और वो पदार्थ कहां मिल जाते हैं? मूत्र में। और ट्यूबुलर सेक्रेशन के दौरान ऐसे पदार्थ बाहर निकलते हैं जो मूत्र से शरीर की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों जल और यूरिया का मिलन, ये
हमारे शरीर के कि हमारे मूत्र नलियों में जलन न उत्पन्न कर दे, इसके लिए मूत्र में कुछ आयन आयन का होना बहुत जरूरी है। केवल जल और यूरिया का जो मिश्रण है वो मूत्र नलियों से जब निकलेगा तो उससे जलन होगी, मूत्र जलन पैदा न करे, इसलिए कुछ आयन कुछ मिनरल्स को ट्यूबुलर सेक्रेशन के दौरान नेफ्रॉन की नली अपने कोशिकाओं से बाहर निकालती है, अपने कोशिकाओं से बाहर निकालती है और अंत में ये 1% भाग संग्राहक नली में पहुंच जाती है। दोस्तों कहां पहुंच जाती है? संग्राहक नली में, और सारे नेफ्रॉन की नली इसी एक संग्राहक नली से जुड़ी रहती है और संग्राहक नली आगे जुड़ी होती है किससे? मूत्रवाहिनी नली से, और मूत्रवाहिनी नली मूत्राशय से जुड़ी होती है, मूत्रवाहिनी नली मूत्राशय से जुड़ी होती है, मूत्रवाहिनी नली मूत्राशय से जुड़ी होती है और वो 1% दोस्तों इसी मूत्र के रूप में हमारे मूत्राशय में आकर के जमा हो जाता है। तो इस तरह ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तरह ध्यान दीजिए कि 3 स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सेक्रेशन के बाद किडनी के काम पूरे हो जाते हैं और इसके बाद रक्त से यूरिया अलग हो जाता है और मूत्र का निर्माण भी हो जाता है। क्या हो जाता है? मूत्र का निर्माण, और मूत्र का निर्माण होकर वे मूत्राशय में आ जाते हैं और मूत्राशय से फिर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर के क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं दोस्तों, और इस तरह से हमारे शरीर से यूरिया बाहर निकल जाता है इन 3 स्टेप के बाद। अब ध्यान दीजिए कि मूत्र का निर्माण लगातार होते रहता है। अगर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को नोट में पढ़े होंगे ठीक से दोस्तों, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान 1 मिनट में 1200 से लेकर 1500 ml रक्त जाता है ग्लोमेरुलस में, दोनों ही किडनी के टोटल ग्लोमेरुलस में 1 मिनट में 1200 से 1500 ml रक्त जाता है। इन रक्त में 1 मिनट में 120 से 125 मिलीलीटर रक्त का ग्लोमेरुलस यूरिया अलग कर पाता है। आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम ग्लोमेरुलस के द्वारा 1 मिनट में 120 से 125 मिलीलीटर रक्त का होता है। यानी रक्त की सफाई किडनी में, आसान भाषा में कहें तो रक्त की सफाई किडनी में प्रति मिनट 120 से 125 मिलीलीटर की तरह से होता है। यानी कि दोनों किडनी का प्रत्येक नेफ्रॉन का प्रत्येक ग्लोमेरुलस मिलकर के 1 मिनट में 120 से 125 मिलीलीटर रक्त का यूरिया निकालते हैं। लेकिन प्रदेश रक्त करता है 1200 से 1500 ml, यानी कि रक्त जाने की रफ्तार बहुत तेज होती है, साफ करने की प्रक्रिया थोड़ी बहुत धीमी हो गई है। कहां 1200 से, कहां 120 से आगे है दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों? तो 3 स्टेप के बाद ये 120 से 125 ml रक्त साफ होता है। हमारे शरीर में प्रति मिनट कितना रक्त साफ होता है? 120 से 125 ml, और इस दौरान यानी 1 मिनट में 1 ml रक्त का 1 ml मूत्र का निर्माण होता है। आसान भाषा में कहें तो किडनी प्रति मिनट 120 से 125 ml रक्त से यूरिया अलग करती है और इस दौरान प्रति मिनट 1 मिलीलीटर मूत्र का निर्माण होता है। और ये सारा मूत्र हमारे मूत्राशय में जमा होते रहते हैं, और मानव का जो मूत्राशय है उसमें 250 ml से लेकर के 350 ml मूत्र आ सकता है। मानव के मूत्राशय में 250 ml से 350 ml मूत्र भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों हमारे मूत्राशय में 150 ml मूत्र जमा होता है तो हमें मूत्र त्याग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यानी जैसे ही मूत्राशय में 150 मिलीलीटर मूत्र जमा होगा हमें इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि मूत्र त्यागनी चाहिए। एक हार्मोनल कंडीशन है और मूत्र त्यागने की इच्छा उत्पन्न होना को विज्ञान की भाषा में मक्चुरेशन कहते हैं। नोट में दिया हुआ है मक्चुरेशन शब्द। पहली बार मूत्र त्याग करने की जो इच्छा आती है उसे मक्चुरेशन कहते हैं और ये इच्छा तब आती है जब मूत्राशय में 150 ml मूत्र जमा हो जाए। और ध्यान रखिएगा कि आपको दैनिक जीवन में आभास होगा कि पहली बार जब मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे आसानी से रोका जा सकता है, बड़ी आसानी से उस मूत्र त्याग की इच्छा को रोक दिया जा सकता है। क्यों? तो आप जानते हैं कि जानी गया कि 250 ml, ठीक है, 350 ml तक विभिन्न व्यक्तियों की बात करते हैं, औसत लेंगे तो औसत आप निकाल लीजिए इस दोनों संख्या का। तो हमारे मूत्राशय में 350 ml अधिकतम मूत्र जमा हो सकता है जबकि 150 ml पर ही इच्छा आ गई है। इसलिए इस पहली बार मूत्र त्याग की इच्छा को आसानी से रोका जा सकता है क्योंकि मूत्राशय में अभी ढेर सारे आधे जगह खाली है दोस्तों, आधी जगह खाली। तो इसलिए पहली बार मूत्र त्याग की जो इच्छा होती है उसको आसानी से रोका जा सकता है। लेकिन एक सीमा है, यानी 300 ml के बाद हम मूत्र त्याग को नहीं रोक सकते क्योंकि मूत्राशय फूल है, ठीक है, फूल हो गया है। अगर ऐसी स्थिति में हम मूत्र को रोकेंगे तो तेज दर्द होगी। क्यों? तो किडनी की कार्य प्रणाली पर असर पड़ जाएगा क्योंकि किडनी प्रति मिनट 1 ml मूत्र का निर्माण करेगा ही करेगा और वो जमा होने के लिए मूत्राशय में अगर जगह खाली नहीं है तो निश्चित तौर पर किडनी रक्त की सफाई को धीमा करेगा या हो सकता है रोक देगा। तो इस तरह से किडनी और किडनी की संरचना, किडनी के कार्य और किडनी की कार्य प्रणाली दोनों ही आप सारी चीज आपको हम समझा चुके हैं। अब आप लोग बताइए कि अच्छी तरह से किडनी की कार्य प्रणाली समझे कि नहीं समझे। यूरिन सहन करने से कोई नुकसान, यूरिन सहन हो ही नहीं सकता, कैसे कोई सहन कर लेगा? सहन करने की सीमा 350 पर आकर समाप्त हो जाएगी। कभी कभी साफ दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा हो सकता है थोड़ा आज समस्या हुई लेकिन जल्द इसको दूर कर लेंगे। आपको 100% दिखा है। बिना यादव, प्रीति कुमारी, दीपक कुमार, चलिए दीपक कुमार का क्वेश्चन है शुद्ध ब्लड, ठीक है। देखिए शुद्ध अशुद्ध रेस्पिरेशन चैप्टर में अलग था, इससे पहले ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शुद्धता अशुद्धता की अलग तरीके से। तो किडनी की जो हम बात कर रहे हैं तो किडनी के लिए अशुद्ध रक्त हुआ यूरिया युक्त रक्त और फेफड़ा के लिए अशुद्ध रक्त हुआ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। तो यहाँ पर फेफड़ा में भी ब्लड जाता है और किडनी में भी ब्लड जाता है। यहाँ पर अलग अलग मीनिंग है दोस्तों। फेफड़ा के संबंध में शुद्ध रक्त का तात्पर्य ऑक्सीजन युक्त रक्त और अशुद्ध रक्त का तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अगर किडनी के संदर्भ में वो देखें तो अशुद्ध रक्त यूरिया युक्त रक्त हो जाएगा और शुद्ध रक्त जो हो जाएगा वह आपका बिना यूरिया युक्त रक्त। लेकिन बिना यूरिया युक्त रक्त हो नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि धमनी शुद्ध अशुद्ध नहीं, धमनी यूरिया युक्त रक्त लेकर किडनी में प्रवेश करते हैं और बिना यूरिया युक्त रक्त लेकर के सिरा बाहर निकलता है। तो आपको धमनी और सिरा के संदर्भ में ये याद रखना है कि यूरिया युक्त ब्लड लेकर किडनी में कौन जाएगा? धमनी जाएगा। कौन बाहर निकलेगा? सिरा बाहर निकलेगा, साफ ब्लड को लेकर के, ठीक है ना।
किडनी फेल कैसे होता है? एक क्वेश्चन था दोस्तों कि 1200-1500 ml रक्त जाता है, सफाई इतने का होता है, और क्या होता है? और फिर सिरा बाहर निकल जाता है और नहीं हो पाता है। यही रेट है साफ करने का, इसी तरह से होता है और ये लगातार होता है। किडनी फेल कैसे होता है? किडनी फेल कैसे होगा? असंतुलित कौन कौन? यही ना, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति की किडनी फेल हो नहीं सकते हैं। जब भी किडनी फेल होगा, अस्वस्थ होगा। अस्वस्थ होने का पहला निशानी या क्या है? या तो संक्रामक वातावरण में रहना या फिर असंतुलित भोजन करना। दो ही कारण हो सकते हैं अगर हमसे पूछेगा तो। वास्तविक कारण क्या है किडनी फेल होने का? तो निश्चित तौर पर ये कौन डॉक्टरों का है, हमारा नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं मूत्र का। मूत्र क्या है? यूरिन। मानव मूत्र जो है, अगर देखिए तो एक गंधयुक्त तरल है, गंधयुक्त द्रव है मूत्र, और इसका जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है, औसत पीएच मान, औसत पीएच मान। लेकिन अगर इसका पीएच परिसर को देखें दोस्तों, इसका पीएच परिसर को देखें तो पीएच परिसर 4.5 से लेकर के 8.2 के बीच होता है। 4.5 से लेकर के 8.2 के बीच में इसका पीएच परिसर होता है। तो मूत्र एक गंधयुक्त तरल पदार्थ है जिसका औसत पीएच मान 6.8 और पीएच परिसर 4.5 से 8.2 होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति संतुलित रूप से पानी पी रहा है, और संतुलित रूप से पानी का मतलब है शरीर के भार का 10%। यानी कोई व्यक्ति 60 केजी का है तो उसे प्रतिदिन 6 लीटर पानी पीनी चाहिए। और ध्यान रखिए, पानी पीने का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं है, बल्कि भोजनों में जो पानी की मात्रा है वो भी काउंटिंग होगी। तो पानी पीने की आदर्श मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो पानी पीने की आदर्श मात्रा शरीर के भार का 10% है। यानी कि एक 60 केजी के व्यक्ति को प्रतिदिन 6 लीटर जल का उपयोग करेगा, यानी शरीर के भीतर लेगा, तो ये उसके लिए एक संतुलित मात्रा है जल की। और जो व्यक्ति जल की संतुलित मात्रा लेते हैं उनके शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। यानी कि एक वयस्क व्यक्ति जो संतुलित रूप से जल का सेवन कर रहा है उनके शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होते हैं। और अगर कम जल ले रहे हैं तो कम मूत्र बनेगा, और ज्यादा जल ले रहे हैं तो ज्यादा मूत्र बनेगा। यह औसतन हम बात बताएं। और इस मूत्र की संरचना को अगर हम देखें, ठीक है, मूत्र की संरचना को देखें तो सबसे ज्यादा 96% इसमें क्या है? जल है। यानी मूत्र का अधिकांश हिस्सा जल से निर्मित है। जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में इसमें क्या है? यूरिया है, जो कि मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ है। यूरिया हमारे शरीर का, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जनशील पदार्थ क्या है? यूरिया है। और वो किसके माध्यम से निकलता है? वो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। उसके बाद जो 2% बच गया दोस्तों, उसमें 2 प्रमुख है, 3 प्रमुख है। एक यूरिक अम्ल, दूसरा अमोनिया और तीसरा क्रिएटिनिन और चौथा कुछ खनिज। तो मूत्र की बनावट अगर देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र की बनावट को अगर हम देखें तो स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र की बनावट में सबसे ज्यादा जल है, दूसरा सबसे ज्यादा यूरिया है, और शेष जो भाग है वह उसमें यूरिक अम्ल है, उसमें अमोनिया है, उसमें क्रिएटिनिन है और उसमें कुछ खनिज है। यानी मूत्र में इन सब की उपस्थिति होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में आपको जल मिलेगा, यूरिया मिलेगा, यूरिक अम्ल मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, क्रिएटिनिन मिलेगा, कुछ खनिज लवण बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मूत्र में इसके अलावा भी कुछ है तो इसका मतलब है कि किडनी में कुछ अनियमितताएं उत्पन्न होगी। इसका मतलब है किडनी में कुछ अनियमितताएं उत्पन्न हो गई है। और मूत्र में इतने पदार्थों के अलावे कुछ और पदार्थ अगर निकल रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किडनी में खराबी आ गई है, और किडनी में जो खराबी आती है भिन्न तरह से, वह मूत्र में पाए जाने वाले अतिरिक्त अवयव को देखकर आसानी से पता लगाया जाता है। और इस अतिरिक्त अवयव जो किडनी में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती है उसे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी कहते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी कहते हैं। तो उससे पहले आप मूत्र की संरचना और बनावट को समझ गए हैं। यानी मूत्र की संरचना, मूत्र का पीएच मान, औसत पीएच मान 6.8 होता है, पीएच परिसर 4.5 से 8.2 होता है। वयस्क स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितने मूत्र त्याग करते हैं? 1.5 लीटर। मूत्र की बनावट में 96% सबसे ज्यादा क्या है? जल है, 2% यूरिया है, 2% में कितनी चीज आप देख लिए हैं। अगर इसके अलावे कुछ और निकलता है तो इसे क्या माना जाता है? इसे डिसऑर्डर ऑफ किडनी माना जाता है। डिसऑर्डर ऑफ किडनी कई प्रकार के हैं दोस्तों। आइए पहला एक एक करके समझ लेते हैं। गायकोसूरिया। मूत्र में अगर ग्लूकोज निकल रहा है तो ग्लूकोज जो निकल रहा है उसे डायबिटीज तो कहते हैं, और उसे किस नाम से जानते हैं? गायकोसूरिया के नाम से, ठीक है। तो अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा निकलने लगे तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति को गायकोसूरिया कहा जाता है, या डायबिटीज भी कहा जाता है, और इसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। अगर मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज निकल रहा है तो निश्चित तौर पर ग्लूकोज स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं निकलते हैं, क्योंकि एक उपयोगी पदार्थ है। श्वसन में इसी ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा होती है। तो ग्लूकोज का निकलना डायबिटीज, और दूसरा इसे क्या कहते हैं? गायकोसूरिया कहते हैं। उसके बाद दूसरा है यूरेमिया, ठीक है। यूरेमिया मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होना क्या कहलाता है? यूरिया की मात्रा अधिक होना क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। मूत्र में ग्लूकोज का मात्रा बाहर निकलना क्या कहलाता है? डायबिटीज कहलाता है, गायकोसूरिया कहलाता है। उसके बाद दोस्तों ओलिगुरिया का मतलब क्या हुआ? ओलिगुरिया का मतलब हुआ कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की दर में कमी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की दर में कमी, ठीक है। प्रति मिनट आप जानते हैं कि 120 से 125 मिलीलीटर रक्त क्षमता है हमारे शरीर के किडनी में, दोनों ही किडनी में। अगर रक्त छनने की प्रक्रिया, छनना का मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेट होगा अंग्रेजी में, अगर रक्त छनने की प्रक्रिया धीमा पड़ जाए किडनी के द्वारा तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को ओलिगुरिया कहते हैं, ठीक है, ओलिगुरिया कहते हैं। चौथी स्थिति एनुरिया, ठीक है, एनुरिया का मतलब रक्त छनने की प्रक्रिया, रक्त छनना मतलब ब्लड फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेट होना। तो रक्त छनने की प्रक्रिया अगर रुक जाए दोस्तों, अगर रक्त छनने की प्रक्रिया रुक जाए तो उसे क्या कहते हैं? एनुरिया कहते हैं। ग्लूकोज का मूत्र में आना गायकोसूरिया है, यूरिया की मात्रा मूत्र में अधिक निकलना यूरेमिया है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की दर में कमी आना ओलिगुरिया कहलाता है। रक्त छनने की प्रक्रिया रुक जाना क्या कहलाता है? एनुरिया कहलाता है। और निश्चित ही दोस्तों अगर एनुरिया की स्थिति उत्पन्न होगी, एनुरिया की स्थिति
यहाँ पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये चारों, जैसे ही एनुरिया की स्थिति आएगी वैसे ही व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही रक्त में क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अगला डिसऑर्डर बता रहे हैं हेमेटूरिया। अगर मूत्र के साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स जैसे ब्लड सेल्स बाहर निकलते हैं तो ऐसी स्थिति को हेमेटूरिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सारी उपस्थिति मूत्र की ही है। एक अलग परिभाषिक शब्द आपको मिलेगा, यूरेमिया। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। हेमेटूरिया समझ गए। अगला है एल्ब्यूमिनुरिया। एल्ब्यूमिनुरिया मतलब मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बाहर निकलना। अगर मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन बाहर निकल रहे हैं तो उसे एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं। अगला हीमोग्लोबिनुरिया के नाम से आपको पता चल गया होगा कि मूत्र में अगर हीमोग्लोबिन निकल जाएगा, मूत्र में अगर हीमोग्लोबिन निकलने लगेगा मूत्र के माध्यम से, उसे आप क्या कहिएगा? उसे हीमोग्लोबिनुरिया कहलाएंगे। हीमोग्लोबिनुरिया कहलाएगा। एल्ब्यूमिनुरिया एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निकलना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का मूत्र से बाहर निकलना हेमेटूरिया कहलाता है। तो ये दोस्तों परिभाषिक शब्द है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज का बाहर निकलना गाइकोसूरिया कहलाता है। रक्त से में यूरिया की मात्रा बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की दर में कमी आना ओलिगोरिया कहलाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन रुक जाना एनुरिया कहलाता है। रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ना हेमेटूरिया कहलाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बाहर निकलना मूत्र के माध्यम से एल्ब्यूमिनुरिया कहलाता है। मूत्र से हीमोग्लोबिन का बाहर निकलना हीमोग्लोबिनुरिया कहलाता है। अब एक स्थिति पर आइए दोस्तों, एक है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या हो रहा है? कितना देर हो गया क्लास का? हाँ, 1 घंटा 22 मिनट हुआ है। अच्छा, डायबिटीज इंसिपिडस को समझ लेते हैं। अच्छा, एक टॉपिक बच जाता है सहायक उत्सर्जी अंग। तो कल की क्लास में हम सहायक उत्सर्जी अंग और क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। तब फिर अगली क्लास में 9 नंबर, क्योंकि 9 नंबर के लिए पूरा एक क्लास समर्पित करना होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं उसमें करवाने में, और कई लड़के मैसेज किए थे कि नहीं करवा ही दीजिएगा, काफी सारा प्रॉब्लम आ रहा है प्रश्न में, कुछ प्रश्नों में। तो डायबिटीज इंसिपिडस को समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास आपका ऑफ कर देंगे। डायबिटीज इंसिपिडस, बार बार मूत्र त्यागना डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है दोस्तों। बार बार मूत्र त्यागना क्या कहलाता है? डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। यानी कि सामान्य रूप से अगर अधिक मूत्र त्याग होने लगे, सामान्य रूप से अगर मूत्र त्याग की मात्रा बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। सामान्य रूप से अगर मूत्र त्याग अधिक होने लगे तो इसे क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और अच्छा देख लेते हैं, यूरेमिया पर शायद कंफ्यूजन हो गया, देख लेते दोस्तों उसको। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? देखिए, एक दोस्तों होता है डायबिटीज मेलिटस, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। तो सामान्य रूप से आप देखे होंगे। ठीक है, एक बहुत विशाल तरीके से भारतीय समाज में फैल रहा है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। तो जब रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाए तो वो वाला डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। ठीक है ना? अब आ जाइए डायबिटीज इंसिपिडस का। समान रूप से जब मूत्र त्याग अधिक आता है, समान रूप से मूत्र त्याग जब अधिक होने लगता है तो ऐसी स्थिति को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और ये क्यों होता है? एक हार्मोन है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। एक हार्मोन है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन हार्मोन का काम होता है शरीर में जल का अवशोषण करवाना। तो एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन जिसका काम होता है शरीर में जल का अवशोषण करवाना। और ये हार्मोन अगर निकलना बंद हो जाए तो निश्चित तौर पर शरीर में जल का अवशोषण नहीं होगा। और अगर शरीर में जल का अवशोषण विभिन्न कार्यों के लिए नहीं हो रहा है तो वो जल पीने के तुरंत बाद मूत्राशय में जमा होते जा रहेंगे और जिसके कारण बार बार मूत्र त्यागना पड़ेगा। तो जब कभी मानव शरीर में वैसोप्रेसिन का हार्मोन कम पड़ जाता है तो शरीर जल का उपयोग नहीं कर पाता है ठीक तरह से। इसीलिए व्यक्ति के द्वारा पिया गया जल या लिया गया जल डायरेक्ट उसके मूत्राशय में आ जाते हैं और बार बार मूत्राशय में जमा होने के कारण उन्हें बार बार मूत्र त्यागना पड़ता है। ऐसी स्थिति को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और डायबिटीज इंसिपिडस की स्थिति को कैसे रोका जाए? तो निश्चित तौर पर वैसोप्रेसिन की सुई लगा देने पर यह काम, यानी कि बार बार मूत्र त्यागने की जो बीमारी है यह अपने आप रुक जाती है। वैसोप्रेसिन की सुई, लंबे समय तक किसी को मूत्र अपना रोकना है शरीर के भीतर, उसके लिए वैसोप्रेसिन की सुई उचित होता है। और वैसोप्रेसिन की सुई मूत्र त्याग जो बार बार हो रहा है डायबिटीज इंसिपिडस की जो स्थिति इसको रोक देता है। इसीलिए इसे दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एंटी डायूरेटिक मतलब मूत्र रोकने वाला, हार्मोन कौन है? वैसोप्रेसिन है। तो फिर डायबिटीज इंसिपिडस समझ गए। अगला है रीनल केलकाई, जिसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं किडनी में पथरी हो जाना या स्टोन हो जाना। तो कभी कभी कैल्शियम ऑक्सलेट या अन्य कोई क्रिस्टल ये ठोस जब किडनी के कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं तो वैसी स्थिति को विज्ञान की भाषा में रीनल केलकाई कहते हैं, सामान्य भाषा में किडनी का पथरी या किडनी का स्टोन कहते हैं दोस्तों। तो यहीं पर क्लास रोक दिया है। बताइए आप लोग जो लाइव है, बताइए क्लास कैसा रहा? कहीं पर रोक रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट कल की क्लास में हम आपको सहायक उत्सर्जी अंग और 10 नंबर चैप्टर के क्वेश्चन करवाएंगे। अगले क्लास में हम आपको करवाएंगे 9 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन। काजल कुमारी, अमृत राज, रवि, नरगिस खातून, स्टोन फूटता है सर, बिल्कुल स्टोन फूटता है। फिर उसको बार बार मतलब पानी कम कर देने पर भी कम हो जाती है। पानी कम करना सही है क्या? नहीं, पानी तो कम करना सही नहीं है। पानी की कमी होगी तो आपको प्यास लगेगा, और प्यास लगेगा तो आप पीजिएगा पानी। चलिए, अच्छा रहा, झकास।
वेरी गुड दोस्तों, सब कुछ समझ गए किडनी की कार्य प्रणाली। हम हृदय की कार्य प्रणाली जब बताए थे तो कई लोग मैसेज किए थे कि नहीं हृदय की कार्य प्रणाली बहुत अच्छी तरह से समझे, तो किडनी की भी कार्य प्रणाली हम लोग समझ गए होंगे। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं और वो भी बहुत कम हमें बायोलॉजी में आता है, तो हम डॉक्टर वाले प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कैसे देते हैं। कई लोग इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि लगता है कि नहीं हम डॉक्टर हैं, तो किडनी फेल कैसे होता है, ये निश्चित तौर पर हमारे सिलेबस की बात नहीं है। किडनी कैसे फेल हुआ इसका मूल कारण तो डॉक्टर ही बताएंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछने के लिए ऐसे प्रश्न मत पूछा करिए जिसका उत्तर डॉक्टरों के पास है, हमारे पास नहीं है। बहुत आप लोग बहुत बड़े जिम्मेदार स्टूडेंट है तो आप लोग समझ रहे होंगे, और जो मूल बात है वो प्रश्न बननी चाहिए। एक लड़का कह रहा नहीं समझ में आया है, तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और हम पूरी कोशिश किया है अपने स्तर समझाने का। तो मिलते हैं कल की क्लास में। मदन कुमार ने एक बार देखिएगा ना वीडियो। तो मिलते हैं कल की क्लास में सहायक उत्सर्जी अंग और प्रश्न को लेकर। और पढ़ाइएगा नहीं, 10 नंबर का चैप्टर थी, 9 नंबर का क्वेश्चन नहीं करवाइए हमें।